अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ ज़ीना हबीब। सो अभी हमारा जो है ये लेक्चर 3 का पार्ट सी होगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि पार्ट सी में इसको कवर अप करूँ, लेकिन बहुत ही बड़ा टॉपिक, इतना बड़ा नहीं है। कोचिंग वाले वगैरह तो बहुत ही जल्दी करा देते हैं इसको, 15 मिनट में वो करा देते हैं, लेकिन मैं तो बहुत ही टाइम, पता है, मैं बहुत ही डिटेल में समझाती हूँ। सो अब मैं कोशिश करती हूँ कि हो जाए ये। अच्छा, प्रोपगेशन ऑफ द इम्पल्स हमें पढ़ना है और फोर्थ भी पढ़ना है इसका साइन ऐप। सो मैं पहले एक्शन पोटेंशियल की डायग्राम बता दूँ, क्योंकि पार्ट बी में ना मैंने एक्शन की पोटेंशियल की डायग्राम मिस कर दी थी, क्योंकि अजान का जो है टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा फिर मुझे वीडियो को जो है यानी खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं वीडियो को बंद कर दूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं डायग्राम समझाऊंगी। सो मैं वो समझा देती हूँ। सो एक्शन पोटेंशियल की जो हमने बात की थी प्रीवियसली, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी ना, प्रीवियस लेक्चर जो था, लेक्चर 3 था, उसका पार्ट बी। तो उसकी डायग्राम, एक्शन पोटेंशियल की डायग्राम जो कि आपकी बुक में बनी हुई है, ये देखें, ये ब्रेन, ये क्या, मैं पेन ले लेती हूँ। सो ये ब्रेन है और ये गेंगलियन और ये एक्सॉन है, ठीक है। एक्सॉन बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे किसी का भी एक न्यूरॉन आपको खोल के दिखाया हुआ है, ये देखें, ये पूरा एक्सॉन है, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन है, जिसे न्यूरोलेमा कहते हैं। और ये देखें, इनसाइड कौन सा चार्ज है? इनसाइड द मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज है, मीन अंदर। जब नेगेटिव चार्ज इनसाइड है तो इसका मतलब पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, और आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब आउटसाइड सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यानी ये कौन सी स्टेट है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन, इधर देखो, इधर लिखा हुआ भी है रेस्टिंग पोटेंशियल। और रेस्टिंग पोटेंशियल में पोटेंशियल कितना होता है? -65 मिली वोल्ट, ठीक है। ये याद रखना, एमसीक्यूज में आ सकता है। अच्छा, अब जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो क्या होता है कि सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, जिसके मैंने बहुत डिटेल में एक्शन पोटेंशियल में समझाया था कि सोडियम चैनल ओपन होके देखें, ये पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया, ठीक है। और इस तरह से डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है, और +40 मिली वोल्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद रीपोलराइजेशन होती है, पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं और नेगेटिव चार्ज बाहर मूव आउट करना शुरू कर देता है। सो दोबारा से -65 मिली वोल्ट बाहर आ जाता है। सो इस तरह से ये एक्शन पोटेंशियल का मैकेनिज़्म होता है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ठीक है। इसमें 2 मैकेनिज़्म होते हैं। सो ये देखें, -65 मिली वोल्ट, और ये होता होता +40 मिली वोल्ट तक पहुंच गया, ठीक है। और ये डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स है, यानी इम्पल्स की डायरेक्शन यूँ जा रही है, देखें, माइनस माइनस, और ये फिर माइनस बाहर आ गया, ठीक है। और इधर देखें, यानी यूँ जा रही है। यहाँ पे जो चार्ज की चेंजिंग देखें, यहाँ प्लस आया तो यहाँ माइनस आया, इस तरह से साथ में ही ये डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स बता रहे हैं। अच्छा, ये डायग्राम बहुत, ये आप इससे आपको समझ आएगा किस तरह से। अच्छा, ये काम किस, डीपोलराइजेशन -65 मिली वोल्ट से हो जाता है, किस में? +40 मिली वोल्ट में, जिसमें मैंने बताया सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, सोडियम आउटसाइड टू इनसाइड मूव करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से, जिसे हम क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो -65 वोल्ट से होता होता वो कहाँ तक पहुँच जाता है? +40, देखिए +40 ग्राफ है ये, और ये +40 तक पहुँच गया। अब दोबारा से जब रीपोलराइजेशन होती है तो दोबारा से -65 मिली वोल्ट आ जाता है, और किसकी वजह से? पोटेशियम चैनल के खुलने से, पोटेशियम चैनल के ओपन होने से, ठीक है। पोटेशियम चैनल के ओपन होने से रीपोलराइजेशन हुई, देखिए रीपोलराइजेशन लिखा हुआ है, और जिसकी वजह से पोटेशियम चैनल जो है आउटसाइड मूव करना शुरू हो गए, और दोबारा से उन्होंने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम को अचीव कर लिया, ठीक है। रीपोलराइजेशन हुई, -65 मिली वोल्ट आ गया, ठीक है। सो ये यहाँ तक जो था ना, +40 से ये एक्शन पोटेंशियल और ये थ्रेशोल्ड है, रेस्टिंग पोटेंशियल है, बस ये डायग्राम थी। सो और ये टाइम मिली सेकेंड में होता है, बताया हुआ था मैंने। सो ये ओरिजिनल नर्व इम्पल्स स्टडीज़ एज, ये बस ये डायग्राम है, ठीक है। सो डायग्राम समझानी थी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम प्रोपगेशन ऑफ द इम्पल्स, कि एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है स्प्रेड अलोंग द इंटायर न्यूरोलेमा। देखो, इंटायर न्यूरोलेमा पे वो प्रोपगेशन हुई ना, तो इसे कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। क्या कहते हैं इसे? प्रोपगेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। से ये मतलब ये प्रोपगेट होता जा रहा है आगे। ठीक है, ओके। देन प्रोपगेशन ऑफ द इम्पल्स,
एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ और जो है मैसेज आगे प्रोपगेट हुआ, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्रोपगेशन ऑफ द इम्पल्स। ठीक है, सो ये इसमें तो इतना बस प्रोपगेट हो रहा है इम्पल्स, आपको इससे भी समझ आ रहा होगा। और किस तरह से हो रहा है ये सारा मैकेनिज्म में हम साइनेप्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये डायग्राम उसी से रिलेटेड है, इस वजह से मैं अभी आपको ये डायग्राम नहीं समझाऊंगी, पहले मैं आपको इसकी वर्डिंग उसके बाद ही समझ आएगा। उसकी वर्डिंग है साइनेप्स में। सो लेट्स मूव। जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ स्टेप है, वो है हमारे पास साइनेप्स। क्या है? साइनेप्स। So synapse, the region where the impulse move from one neuron to another is called a synapse। यानी वो रीजन, वो जगह जहाँ से एक इम्पल्स मूव करता है, इम्पल्स मीन यानी कोई भी मैसेज मूव करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, सही है, तो वो जगह क्या कहलाती है? साइनेप्स कहलाती है। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है, ये पूरी लाइन दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किसकी डेफिनेशन है। ऑप्शन में दे देंगे, साइनेप्स भी दे देंगे, 3 और 3 जो है कुछ और दे देंगे। तो आपको टिक करना होगा साइनेप्स पर कि वो रीजन वेयर द इम्पल्स मूव फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। अच्छा, साइनेप्स में दिखा देती हूँ। ये देखें, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये नीचे दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, और ये साइनेप्स यानी एक इम्पल्स का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करना, ये यानी वो जगह, ये बीच की जो है जगह है ना, ये साइनेप्स है, जहाँ पे एक मैसेज इम्पल्स होता है वन न्यूरॉन टू अनदर जो मूव करता है। द रीजन वेयर द इम्पल्स मूव फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। ठीक है, वो क्या कहलाता है? साइनेप्स कहलाता है। सो अब ये कह रहे हैं कि साइनेप्स के कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट है। एक है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिसे एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, यानी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है? एक्सॉन टर्मिनल। और नैरो कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। मैंने ये सॉरी ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट था, सॉरी मैं गड़बड़ कर दी। साइनेप्स, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, सॉरी। साइनेप्स के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और एक होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ये है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये जो बीच में है ना, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, लिखा हुआ भी होगा, और ये जो नीचे है ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये रहा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन लिखा हुआ, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और पोस्ट साइनेप्टिक ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है ये बीच में, और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट होते हैं साइनेप्स के, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये प्री साइनेप्टिक, और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है जो गैप नज़र आ रहा है, ओ सॉरी साइनेप्टिक क्लेफ्ट है जो गैप नज़र आ रहा है, और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट होते हैं साइनेप्स के। एक तो जब ध्यान कहीं और चला जाता है ना तो गड़बड़ हो जाती है, ज़रा सा बाहर शोर हो रहा है, सो मेरा ध्यान वही है, जिस वजह से मैं थोड़ी गड़बड़ कर रही हूँ, सॉरी, पर आपको समझ आ गया। ठीक है, सो मैंने दोबारा से समझा दिया आपको कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होता है वो होता है एक्सॉन टर्मिनल होता है, और नैरो स्पेस जो मैंने आपको डायग्राम में बताया वो क्या थी? साइनेप्टिक क्लेफ्ट थी। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या था? द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होता है ना वो होता है एक्सॉन टर्मिनल, यानी ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये होता है एक्सॉन टर्मिनल। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बारे में पूछ सकते हैं कि वो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एक्सॉन टर्मिनल होता है, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होता है ये डेंड्राइट्स होते हैं। और डेंड्राइट्स क्या काम करते हैं? मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, वो रिसीविंग साइड होते हैं, जबकि एक्सॉन क्या करता है? वो कंडक्शन साइड, एक्सॉन टर्मिनल जो होता है वो कंडक्शन साइड होता है। तो ये कंडक्शन साइड है, ये कंडक्ट करता है, यानी ये मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, और रिसीव कौन कर रहा है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि क्या है? डेंड्राइट्स है, अदर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स हैं, यानी ये रिसीव कर रहे हैं उस मैसेज को, जो कि वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कंडक्ट कर रहे हैं ना, उस मैसेज को ये रिसीव कर रहे हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इससे आप याद रख लें, मैंने इतनी अच्छी तरह से बता दिया था कि आपको याद रहे कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है? एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल है, और यानी ये मैसेज लेकर आ रहा है, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इसको रिसीव कर रहा है, और जाहिर सी बात है रिसीविंग कौन होता है? डेंड्राइट्स होते हैं ना, और कंडक्शन एंड कौन होता है? एक्सॉन टर्मिनल। सो इस तरह से याद रख लें। सो इस तरह से कोई भी आपको नहीं समझा सकता, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो।
ओके, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का याद रखना है कि वो एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। जाहिर सी बात है, वो मैसेज लेकर आता है तो कंडक्शन एंड ही होगा, एक्सॉन टर्मिनल ही होगा। और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन उस मैसेज को लेता है और एक प्रोसेस होता है बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट के, जो कि मैं आपको समझाऊंगी। सही है, तो उस मैसेज को लेता है, यानी वो डेंड्राइट्स होंगे, रिसीविंग साइड्स होंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। सो देन मूव, ठीक है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में बी अ मसल एंड सेल मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि डेंड्राइट्स है, जो कि रिसीविंग साइड है, वो क्या मसल भी हो सकता है, कोई सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, ठीक है। यानी आपको कोई मसल भी हो सकता है या कोई सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है जो कि रिसीविंग साइड होगी। अच्छा, इन दिस केस साइनेप्स इज टर्म एज मोटर एंड प्लेट। इस केस में साइनेप्स को ये कह रहे हैं कि हम साइनेप्स को टर्म करते हैं मोटर एंड प्लेट से, कि क्या है, मोटर एंड प्लेट है। सो ये भी आ सकता है हमसे, क्योंकि साइनेप्स को आप किससे टर्म करते हैं, हम करते हैं मोटर एंड प्लेट से, ठीक है। सो आगे क्या था हमारे पास, और ये मोटर एंड प्लेट ये आ चुका है एनटीएस में, एमसीक्यू इसका आ चुका है, ठीक है। तो ये याद रखेगा। अच्छा, इट इज़ ओनली द एक्सॉन टर्मिनल वेयर इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक सेल। ये वही बात होगी जो मैंने पीछे बताई, बिकॉज इट कंटेन वेसिकल कंटेनिंग। हाँ, ये नई बात है। ये कह रहे हैं कि एक्सॉन टर्मिनल है जहाँ से इम्पल्स क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, कहाँ से, यानी इट इज़ ओनली द एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल ही है ना कंडक्शन एंड, यानी वहाँ से ये इम्पल्स मैसेज ट्रांसफ़र होगा। वेयर इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्री साइनेप्टिक। प्री साइनेप्टिक क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है, और वहाँ से इम्पल्स ट्रांसफ़र होगा कहाँ पर, टू पोस्ट साइनेप्टिक। पोस्ट साइनेप्टिक को देगा, क्यों अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे कंटेन वेसिकल, क्योंकि एक्सॉन टर्मिनल के पास क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल के पास क्या होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल के पास होते हैं वेसिकल। कंटेन इट कंटेन वेसिकल कंटेनिंग अ केमिकल। इसके पास वेसिकल होते हैं और उस वेसिकल में क्या होता है, केमिकल होता है। क्या होता है, उस वेसिकल के अंदर वो कंटेन करता है केमिकल, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये किसके अंदर होता है, एक्सॉन टर्मिनल के अंदर होता है, विच इज़ इन्वॉल्व इन द, जो कि किसके इन्वॉल्व होते हैं, किसकी ट्रांसमिशन में, इम्पल्स की ट्रांसमिशन में। क्योंकि हमने यही बात की कि एक्सॉन टर्मिनल प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि मैसेज इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। और क्यों, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल के पास क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। उस वेसिकल्स में क्या होता है, केमिकल होता है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसे याद रखना कि उस केमिकल को क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि इन्वॉल्व होता है किसकी ट्रांसमिशन में, इम्पल्स की ट्रांसमिशन में, जो कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में आता है। इमेज ब्लर्ड हो रही है इधर में जी, अब ठीक है। सो एज अ प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स, जो प्रोपगेशन होती है ना इम्पल्स की डाउन द एक्सॉन टर्मिनल, यानी एक्सॉन टर्मिनल की तरफ जब प्रोपगेशन होती है इम्पल्स की, तो क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल जो होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, देयर, यानी एक्सॉन टर्मिनल पर कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। और ओपन, वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और डिफ्यूजन ऑफ कैल्शियम आयन शुरू हो जाता है कहाँ से, फ्रॉम द साइनेप्टिक क्लेफ्ट से, यानी साइनेप्टिक क्लेफ्ट की तरफ। यानी जब भी एक्सॉन टर्मिनल से मैसेज आता हुआ नज़र आएगा इम्पल्स, तो क्या हो जाएंगे, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल होते हैं। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो कैल्शियम चैनल होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। वो फ्रॉम द के ओपन अलाउिंग द डिफ्यूजन ऑफ कैल्शियम, यानी किसकी अलाउिंग करते हैं, डिफ्यूजन, कैल्शियम आयन की डिफ्यूजन करवाते हैं। कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, जो कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट में मौजूद होते हैं, सही है। टू इनसाइड द एक्सॉन, कहाँ से, फ्रॉम साइनेप्टिक क्लेफ्ट से टू इनसाइड द एक्सॉन टर्मिनल, यानी जो कैल्शियम चैनल साइनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट है वो ओपन हो जाएंगे, और ओपन होने से क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन होगी कैल्शियम आयन की, कहाँ से, फ्रॉम साइनेप्टिक क्लेफ्ट से इनसाइड द एक्सॉन टर्मिनल। इनसाइड द एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल के अंदर डिफ्यूजन शुरू हो जाएगी कैल्शियम आयन की। और इसकी क्यों ज़रूरत है अभी बताती हूँ। दिस कॉजेज, ये क्या कॉज करेगा, वेसिकल कंटेनिंग, जो वेसिकल प्रेजेंट है ना
एक्सॉन टर्मिनल में, उसके लिए ये मैकेनिज्म ज़रूरी है, क्योंकि जो वेसिकल प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन टर्मिनल में वो कंटेन क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसके मैंने ऊपर बताया, टू फ्यूज़ विद द एक्सॉन टर्मिनल। जैसे ही कैल्शियम आयन डिफ्यूज़ होगा इनसाइड द एक्सॉन टर्मिनल, फ़ौरन ही वेसिकल क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, किससे, एक्सॉन टर्मिनल से। तो ये काम हुआ है कैल्शियम आयन के डिफ्यूज़ होने से इनसाइड द एक्सॉन टर्मिनल, और वेसिकल क्या हो गए, फ़ौरन फ्यूज़ हो गए। और वो वेसिकल में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एक केमिकल है, ठीक है, वो फ्यूज़ हो गया किससे, एक्सॉन टर्मिनल से। और इस तरह से जब वो फ्यूज़ हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, रिलीज़ द न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्टिक क्लेस। और इस तरह से वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो वेसिकल के अंदर, जो वेसिकल फ्यूज़ हुआ है और उस वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाएगा किसके अंदर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। तो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट को चाहिए था, इसी वजह से उसने कैल्शियम आयन को अंदर डिफ्यूज़ किया था। अच्छा, द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर। अब उसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा ना, जब जो कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ चुका है, अब वो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा किससे, रिसेप्टर से, सही है, ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो दूसरा न्यूरॉन है ना, जो रिसीविंग साइड है, सही है, डेंड्राइट्स जो है, तो ये कह रहे हैं कि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर जो कब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में है वो अब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में बाइंड हो जाएगा, जिसे रिसेप्टर का नाम दिया है, ठीक है, कि न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर किसका, ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि जनरेट करेगा क्या, एक्शन पोटेंशियल। अब क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल हुआ, जनरेट हुआ इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जैसे ही मैसेज आया डेंड्राइट्स ने रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद उसने क्या जनरेट किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया इन पोस्ट साइनेप्टिक सेल में। पोस्ट साइनेप्टिक में क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, यानी उसे मैसेज मिल गया, उसने मैसेज को आगे ट्रांसफर किया, जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है। सो ये पूरा मैकेनिज्म था। द न्यूरोट्रांसमीटर आर देन रीअब्जॉर्ब बाय द प्री साइनेप्टिक सेल्स फॉर। अब ये कह रहे हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाएगा, दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा बाय द प्री साइनेप्टिक सेल से, प्री साइनेप्टिक सेल के जरिए दोबारा से वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसका जो काम था मैसेज इम्पल्स को ट्रांसफर करना वो हो गया, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया पोस्ट साइनेप्टिक सेल में, ठीक है। ये पूरा मैकेनिज्म था जो कि वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन मैंने समझाया, और डायग्राम के जरिए भी मैं आगे बताऊँगी, ठीक है। सो अच्छा, ये क्या लिखा है कि वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर सच एज। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर के नाम है, और ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आ सकता है वो आपको 4 नाम दे देगा, और एमसीक्यूज़ में पूछेगा कि इसमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, तो कोई एक होगा जो होगा, तो उसमें से अगर आपको ये नाम याद हुए होंगे ना, तो आप बता सकें। अगर वो गाबा होगा तो आप गाबा पे टिक कर देंगे, ग्लाइसिन होगा और 3 इसमें से नहीं होंगे और एक होगा तो आप उस पर टिक कर देंगे। अगर वो कहेंगे कौन सा इसमें से नहीं है, यानी 3 इसमें से दिए होंगे और एक नहीं दिया होगा, तो जो नहीं होगा वो आपको पता होगा और आपको ये नाम याद रखेंगे। सो एसिटाइल कोलाइन, ये नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन को नॉन एड्रेनालाइन भी कहते हैं, और ग्लाइसिन, गाबा, सेरोटोनिन और डोपामिन हैव बीन आइडेंटिफाइड। बस इसको आइडेंटिफाइड करना है, इसको इस नाम को याद रखना, इतना ख़ास नहीं है। और ये क्या है, इवेंट्स अकरिंग एट द न्यूरोमस्कुलर साइनेप आर कंसिडर्ड एज केमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहे हैं कि साइनेप जो है केमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंस ब्लॉकिंग ट्रांसमिशन एट दिस साइट, कि अगर ब्लॉक हो गया ये जो ट्रांसमिशन हो रही है ना, अगर ये साइट ब्लॉक हो गई तो कॉमनली किसकी वजह से होगा, किसकी वजह से ये साइट ब्लॉक हो सकती है, कोई ड्रग्स ले रहे हैं आप, सही, कोई ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है, वन कैन प्रोमोट, तो वो इसको क्या करेगी, प्रोमोट करेगी मसल को, रिलैक्सेशन ड्यूरिंग और एनेस्थीसिया एक बीमारी जो कि आगे मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी, सो अभी इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। रिडक्शन ऑफ मसल स्पेसिफिक सर्टेन, ये भी आगे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है कि रिडक्शन हो जाती है मसल की, यानी खुद को दोबारा से उस स्टेट में लाने की, वो रिड्यूस हो जाती है। ये कैल्शियम आयन की कमी की वजह से होता है, कि इधर कैल्शियम आयन का ही रोल था ना, कैल्शियम आयन ही डिफ्यूज़ हुए इनसाइड द एक्सोन टर्मिनल, जब ही न्यूरोट्रांसमीटर फ्यूज़ हुआ एक्सोन टर्मिनल से, वो रिलीज़ हुआ साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट से वो फ्यूज़ हुआ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, उसके बाद इम्पल्स जनरेट हुआ है ना, एक्शन पोटेंशियल हुआ है। तो ये पूरा काम कैल्शियम आयन की वजह से ही हो रहा है। सो ये बीमारियाँ हैं, ये जो यहाँ पर डिस्कस जो कि मैं आगे पढ़ाऊँगी। सो बस यहाँ तक ही था, इतना बड़ा मैकेनिज़्म होता है, मैं डायग्राम में भी बता देती हूँ।
ये देखिए प्री साइनेटिक में मैंने बताया था, ये पोस्ट साइनेटिक है। साइनेटिक क्लेफ है, देखिए ये साइनेटिक क्लेफ से कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, कैल्शियम अंदर डिफ्यूज़ हुआ और डिफ्यूज़ होने से क्या हुआ है, देखें ये न्यूरोट्रांसमीटर फ्यूज़ हुआ और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ साइनेटिक क्लेफ में। और साइनेटिक क्लेफ में जैसे ही रिलीज़ हुआ, देखो एक्शन पोटेंशियल किस तरह जनरेट हुआ, सोडियम अंदर मूव कर रहा है। और जब सोडियम अंदर मूव करता है, सोडियम चैनल जब अंदर जब सोडियम चैनल ओपन होते हैं, तो आपको पता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है एक्शन पोटेंशियल में कि जब सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और अंदर फिर सोडियम मूव करता रहता है, जिसकी वजह से पोलरिटी में चेंज आता है और वो +40 मिलीवोल्ट हो जाता है, अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सो यही कह लेंगे। अच्छा, बस ये डायग्राम तो मैंने समझा दी। अब ये जो है वेसिकल ऑफ ट्रांसपोर्ट सब। अच्छा, एनर्जी कहाँ से आती है, ये आती है माइटोकॉन्ड्रिया से, सही है। तो ये रिलीज़ होते हैं यहाँ पे और इनएक्टिव ट्रांसमिट सब्सटेंस री इंटर प्री साइनेटिक न्यूरॉन, यानी ये कह रहे हैं कि जब मैंने कहा था ना कि जो न्यूरोट्रांसमीटर दोबारा से प्री साइनेटिक मेम्ब्रेन में चले जाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि इनएक्टिव, जब ये इनएक्टिव हो जाते हैं ना ट्रांसमीटर, तो ये री एंटर हो जाते हैं प्री साइनेटिक न्यूरॉन में, सही है, एक्टिवेट होने के लिए। ठीक है, और इंजाइम इनएक्टिव ट्रांसमीटर सब्सटेंस, इंजाइम भी इनएक्टिव हो जाते हैं। इसमें और कुछ खास नहीं, ये डायग्राम मैंने आपको समझा दी जो था पूरा मैकेनिज्म इसकी बेस पर। इन दिस सोडियम आयन टू जनरेट एक्शन, ये कह रहे हैं कि सोडियम आयन की वजह से जनरेट हुआ एक्शन पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेटिक मेम्ब्रेन है ना, ये जहाँ पे सोडियम इंटर हो रहा है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ना। तो वही बात मैंने पूरी तरह से अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी। तो देखो इतना बड़ा मैकेनिज्म है जो कि पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, उसके बाद फिर एक्शन पोटेंशियल होता है, फिर प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स होता है, फिर साइनेप्स होते हैं। ये 4 वेज होते हैं जो कि मैंने आपको समझा दिया, सही है। इस तरह से हमारा मैसेज ट्रांसफर होता है। तो कितना बड़ा मैकेनिज़्म है, सही है, कितना बड़ा मैकेनिज़्म, और ये होता मिली सेकेंड्स में। सो ये अल्लाह ताला की कुदरत है और सो बहुत ही हमें पता नहीं चलता। अभी जब हम पढ़ रहे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमारे अंदर इतना बड़ा मैकेनिज़्म होता है और हमें पता ही नहीं। सो अभी आपको भी पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो यही है कि आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, और आप कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करें, मैं कमेंट में आपको ज़रूर समझाऊंगी, सही है। और अगर ना आए तो मैं कोई वीडियो बना लूँगी उस पर, सही है, और आपकी जो क्वेश्चनिंग होंगे उसके ऊपर। और लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर, क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है, कोई कोचिंग जा भी नहीं रहा। और ऑनलाइन वीडियोज़ का तो मुझे पता है, ऑनलाइन मेरी खुद सिस्टर के ऑनलाइन होते हैं, उसको कुछ समझ नहीं आता, मुझसे ही पढ़ती है वो। सो यही है कि ऑनलाइन में वो कोई आप कमेंट भी कर दे तो वो रिप्लाई नहीं करते। सो इस वजह से आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करें और अपने फ्रेंड के साथ ये शेयर करें। और इस बार MCQ बेस भी टेस्ट होगा, और ना भी हो तो आपको मैं एक बच्चों की तरह क्वेश्चन जिससे आंसर याद करवाते हैं ना, समझा कर, इस तरह मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। सो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। सो अल्लाह हाफ़िज़।